अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 3 करेंगे। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम टोटल क्वेश्चंस कर चुके हैं सेक्शन बी प्रैक्टिकल सेंटर का, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। आज हम सेक्शन बी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें स्टार्ट करना है। स्टेट रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड ड्राइव इट 3 फॉर्म्स। सो 3 फॉर्म्स को भी हमें ड्राइव करना है, हमें स्टेटमेंट भी इसकी देनी है। रॉल्स लॉ का इंट्रोडक्शन देंगे। रॉल्स लॉ 1886 में आया था। इन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर। सो इसको हम कहते हैं रॉल्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट ये थी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर हम वॉलेटाइल लिक्विड लें जो एवोपरेट हो सकता है, जब सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी वाटर की होती है क्योंकि वाटर एवोपरेट हो जाता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो जो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं जिसमें वाटर है वो एवोपरेट कर जाते हैं। अगर हम लेकें, अगर किसी कंटेनर में लें तो एवोपरेशन तो हो रही है वाटर की और वो एक एक्सर्ट कर रहा है एक प्रेशर को कंटेनर पे, तो उसको हम कहेंगे कि ये वेपर प्रेशर है, क्योंकि जो एवोपरेशन है उस पर कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में। तो क्या होता है कि इसमें ना एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है जिसमें रॉल्स लॉ जब भी हो सकता है जब भी हम वेपर प्रेशर किसी का कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी सॉल्यूट का, कि होता है कि रेट ऑफ एवोपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। लाइक क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में और कंडेंसेशन में इसका अपोजिट हो जाता है, वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होते हैं वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ होता है। तो रॉल्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट फॉर्म और स्टेटमेंट में आप पहले बताती हूँ। तो ये होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैथमेटिकली हम ये एक्सप्रेस करते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PX, और यहाँ P नॉट दिया हुआ है। P नॉट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्वेंट का, और ये PS जो है वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। ये फर्स्ट लॉ था कि ये मोलर फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लाइक अगर क्या होगा कि अगर आप देखें कंटेनर में आपने प्योर सॉल्वेंट रखा है, जैसे वाटर रखा है, तो वो क्या होगा कि वेपर प्रेशर उतनी उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप वाटर में किसी सॉल्यूट को डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दें, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा वेपर प्रेशर में उतना ही डिफरेंस आएगा और वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तो ये होता है रॉल्स लॉ। ये विद द हेल्प ऑफ रॉल्स लॉ हम वेपर प्रेशर पता लगा सकते हैं कि किसका सब्सटेंस का कितना वेपर प्रेशर है। सेकेंड फॉर्म और स्टेटमेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P नॉट X1 का। आपको पता होगा कि ये है बाइनरी सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, जिसमें एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, और सॉल्यूट X1 प्लस X2 इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ है कि x1 प्लस x2 1 के बराबर है, तो आपको 1 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये x2 क्या हुआ कि x1 जो है वो है 1 माइनस, यहाँ ऐसे इक्वेशन ही निकालता है 1 माइनस x2 के। अब क्या हुआ वो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, P नॉट 1 से करेंगे तो P नॉट आ गया, और फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, P नॉट x से करेंगे तो P नॉट x2 आ गया। ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सही है। अब क्या हुआ कि PS ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, मल्टीप्लाई इसको -1 से करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस सारा आ गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। P नॉट और P माइनस, इसका ये मतलब है कि ये डेल्टा P आ गया। डेल्टा में मतलब कितना चेंज आ रहा है वेपर प्रेशर में वो है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P नॉट X2 के। X2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, यहाँ पे X2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, X1 तो सॉल्वेंट का था, तो ये सॉल्यूट का है। P नॉट जो है ये कांस्टेंट होता है, हर सॉल्यूट का एक अलग कांस्टेंट होती है ये फॉर ईच सॉल्वेंट। तो ये सेकंड फॉर्म रॉल्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन या लॉ, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते रहेंगे तो उतना ज़्यादा चेंज आएगा वेपर प्रेशर में, और वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लो हो जाएगा। थर्ड लॉ है स्टेटमेंट। तो थर्ड लॉ डेल्टा P अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 होता है। इसका मतलब ये है कि X2 आपको निकालना है तो आप नीचे डिवाइड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज़्यादा, वही है कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर को लो करेंगे वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। ये रॉल्स लॉ एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में। मैं आपको बता चुकी हूँ बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड के पास सिमिलर वोलेटाइल सॉल्वेंट ही होता है।
होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बिल्कुल सेम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इज द मिक्सचर इज ई। आपने अगर डेल्टन्स लॉ पढ़ा हो तो आपको डेल्टन्स लॉ याद हो, तो डेल्टन्स लॉ में होता है कि पार्शियल प्रेशर ईच लिक्विड का वो मिक्सचर में इक्वल होता है, मतलब हम इक्वल करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपाउंड का, हर एक का। तो ये है, ये वही है कि प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इज द मिक्सचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन एंड रिटन एज। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे मोल फ्रैक्शन में वैसे लिख सकते हैं कि P जो है वो टोटल आ रहा है और टोटल हमें निकालने के लिए ईच का प्लस करना है, तो ये मिक्सचर हो गया। P ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, और वोलेटाइल सॉल्यूट इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये क्या हुआ, PA प्लस PB आ गया। इस दोनों को हमें पता है कि PA के बराबर होता है जो कांस्टेंट होता है, और ये फिर मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, और फिर जो B है सॉल्वेंट है। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड लॉ, ये थर्ड स्टेटमेंट आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई रॉल्स लॉ की। आप लोगों को समझ आया होगा। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन एट 25 सेल्सियस फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें एंथैल्पी निकालनी है, डेल्टा H निकालना है, और ये डेल्टा HF हमें दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है 3 कंपाउंड्स की। हमने डेटा बना लिया, डेल्टा HF हमें दी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है, हमें प्रोपेन की दी हुई है, और हमें वाटर की दी हुई है। हमें डेल्टा HF निकालना है, ये इक्वेशन हमने लिख दी। सॉल्यूशन ये होता है कि डेल्टा HF हमें रिएक्टेंट की निकालनी है, तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास क्या क्या है, प्रोडक्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी आपको केजी पर मोल में हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 मोल्स है। यहाँ पे 4 मोल्स है, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस में वैल्यूज दी हुई है तो माइनस आप लगाते रहेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट पे आपके पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन में आप ये लिखेंगे, और इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की नहीं होती हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपके पास में आप प्लस माइनस है, तो ये आपके पास माइनस होगा, माइनस माइनस पे प्लस होगा, ये आपके पास आ गया। कैलकुलेट करेंगे, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा क्योंकि माइनस करना है, और ये माइनस इसका आ जाएगा जो डेटा में हमें गिवन है। प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो जब 23 में से आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 2219.8 kg पर मोल आंसर आ जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी प्रोपेन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेरिवेशन। तो एब्सोल्यूट जीरो एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो, उसको हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ गैस थ्योरेटिकली जीरो हो गया। डेरिवेशन है रियल गैसेस की फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो ऑल रियल गैसेस डिविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से अंडर लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और वो फिर क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं बिफोर रीचिंग -27 सेल्सियस। है कि आइडियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं, और ये रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो क्या होता है कि अगर हम रियल गैसेस का टेम्परेचर हाई कर दें तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, और ये रिजल्टेंटली अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं। और अगर ऐसे सेम एज अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो ये क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं, क्योंकि इसमें भी प्रेशर कम कर दें तो भी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी, तो इसकी वजह से रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो रियल गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, और रियल गैसेस डेविएशन आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाती हैं, क्योंकि आइडियल बिहेवियर में तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये लिक्विफाई भी हो जाती हैं, गैसेस 273 सेल्सियस से पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं। हाइड्रोजन गैस लिक्विफाई होती है -259 सेल्सियस पे, जबकि हीलियम गैस लिक्विफाई होती है -272 सेल्सियस पे। ये प्रॉपर्टी होती है रियल गैसेस की, क्योंकि वो डेविएट कर गई हैं आइडियल गैसेस से। साइंटिस्ट थे वैंडर वॉल, उन्होंने स्टडी किया था डेरिवेशन ऑफ रियल गैसेस एंड कंक्लूड किए थे कि 2 रॉन्ग एग्जम्पशंस हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। एक ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल होता है, और एक ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में नहीं होती, जबकि दूर दूर होते हैं लेकिन फिर भी इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, हाँ आइडियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती हैं। और एक मजे की बात यह है कि आइडियल गैसेस होती ही नहीं है, ऐसी कोई गैसेस हैं ही नहीं, हमेशा रियल गैसेस ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का और दिया हुआ है, डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स यूनिट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द सरफेस टेंशन।
होता है फोर्स अपॉन लेंथ या फिर एनर्जी पर एरिया, द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड पर सेंटीमीटर लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच टेंड्स टू कंप्रेस द सरफेस एरिया। और ये डिफाइन ऐसे भी होता है कि एनर्जी एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये डिनोट होता है गैमा से। यूनिट इसका डाइन पर सेंटीमीटर होता है या अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मैं आपको बता तो रही हूँ कि एनर्जी अपॉन एरिया होता है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इसका क्या होता है कि सरफेस टेंशन क्यों होता है, ये रिड्यूस कर देता है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड को। लाइक क्या होता है कि जब भी कोई भी ड्रॉप आप देखें पानी का गिर रहा होता है तो फ्री फॉलिंग ड्रॉप जो है वो स्पेरिकल हो जाता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। वो क्यों रिड्यूस होता है, वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग होता है, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे इफेक्ट करता है। लाइक जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में आपके पास डायपोल फोर्सेज आ जाती हैं, इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। जैसे कि वाटर में ले लें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ज़्यादा जितना भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होगी, और फिर क्या होगा कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, बिटवीन होती है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन। सो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन जो वाटर की होती है ना वो हाइयर होती है देन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लिक्विड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 at the specific temperature. Determine its solubility in gram per dm3 cube and molecular mass of PbO2 is 461 AMU atomic mass unit. ये होती है कि जितना कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डालें कि वो सेचुरेट हो जाए, उसमें ज़्यादा हल हो जाए। मतलब जितना ज़्यादा हल हो सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितना ज़्यादा सॉल्यूट हल हो सकता है उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। Solubility product होता है KSP, like the product of molar concentration of ions electrolysis at its saturated solution at the given temperature is called solubility product। ये मैं बताती हूँ क्या होता है कि इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब जो इसके पास हम लोग पहले KC कैसे करके लिखते हैं, हम KC लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है हमारे पास PbO2 है और PbI2 रिएक्टेंट है। अब जब रिएक्टेंट और KC को हम मिला देते हैं ना तो वो हमारे पास बनता है KSP। तो ये बताया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइसिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेट का मतलब होता है कि वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूट मिक्स हो चुका है, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये है, डिनोट होता है KSP से। अब हमें डेटा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। KSP हमें दी हुई है PbI2 की। ये होता है इक्वेशन। ये इक्वेशन अब मैं आपको बता चुकी हूँ। आयनिक कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा, रिएक्टेंट तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं KC से और वो फिर हो गया KSP। यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई। KSP आपको 1 एक्सपोनेंट माइनस 9 दिया हुआ है। 1 एक्सपोनेंट माइनस 9 का ये मतलब है ये PB है, तो PB का आपको दिख रहा है यहाँ 1 मोल है, ये x हो गया, ये 2 है तो 2x हो गया। आपने इक्वेशन में पुट किया 2x, 2 सा क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर है, ये 2 है ना तो यहाँ पे ये हम यहाँ लिखेंगे तो 2 हो गया, 2 टू द 4x स्क्वायर हो गया, 4x क्यूब आ गया आपके पास आंसर। आपको x क्यूब निकालना है। भाई आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से। आपको मोलर मास तो दिया हुआ है, मोलिकुलर मास जिसको हम कह रहे हैं PbI2 आपके पास दिया हुआ है, लेकिन आपके पास मोलैरिटी नहीं है। मोलैरिटी निकालने के लिए आप लोगों को PB2 प्लस और I2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है क्योंकि ये 2 मोल्स है, यहाँ पे 2x है, 1x और 2x था, 2x 2 टू द 4, 4x क्यूब आ गया, x क्यूब है, मोलैरिटी निकालनी है इसका। ये x क्यूब इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 9 आ गया अपॉन 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10 आ जाएगा। ये ऐसे डिवाइड करते हैं, अगर आप लें 1 या एक्सपोनेंट माइनस 9 सही है और फिर डिवाइड कर दें आप 4 से तो आपके पास आंसर आ गया 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10। ये अब इसके ऊपर क्या था, ये क्यूब था, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर हमें x क्यूब नहीं निकालना है, हमें x निकालना है। तो ये आपके पास कैलकुलेटर में होगा, आप शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबाने के बाद आपको रूट है या √3 भी लिखा हुआ है, √3 करेंगे तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 10। आंसर आपके पास आ गया 6.29 एक्सपोनेंट माइनस 4। -4 आपके पास आ गया। अब आप मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, आपके पास आंसर आ गई सॉल्युबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 13 का और करके दिया हुआ है, ग्लूकोज इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर, ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन 0.15 मोल्स ग्लूकोज एंड 5.8 मोल्स वाटर 20 सेल्सियस. Determine the lowering in the vapor pressure if the vapor pressure of pure water 20 Celsius 17.5 torr. Assume solution is ideal. So ये आपको दिया हुआ है रॉल्स लॉ जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसके न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. 0.15 मोल एंड मोल्स ऑफ H2O भी दिया हुआ है 5.8 मोल्स. टेम्परेचर दिया हुआ है 20 सेल्सियस का, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट करते हैं 273 को प्लस करेंगे तो 293 केल्विन आ गया. और आपको दिया हुआ है लोअर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, जो मैंने आपको कहा था ना कि पी नॉट कॉन्स्टेंट होता है, तो ये कॉन्स्टेंट आपको हमेशा गिवन होगा क्योंकि ये वैल्यूज याद नहीं करनी होती हैं, न्यूमेरिकल्स में गिवन होती हैं. तो 1.75 टॉर दिया हुआ है, ये पी नॉट है. आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, लाइक डेल्टा पी निकालना है, चेंज इन वेपर प्रेशर निकालना है. सपोज तो नॉन वोलेटाइल है और वोलेटाइल है वाटर, तो पहले आपको निकालना है x2. x2 का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मल्टीप्लाई करेंगे वेपर प्रेशर से जो कांस्टेंट है, तो पी नॉट से जो कांस्टेंट है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा पी का. तो x2 निकालने के लिए क्या होता है कि n2 अपॉन n1 प्लस n2 होता है. अगर यहाँ पे x1 निकालना होता तो फिर हम ऊपर n1 लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे 0.15 करेंगे, 5.8 प्लस 0.15 करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे 5.95 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.0252 आ जाएगा. x2 आपके पास आ गया, बस पुट करिएगा वैल्यूज. डेल्टा पी नॉट आपके पास कांस्टेंट है, पी नॉट आपने लिखा 0.0252 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास डेल्टा पी जिन वेपर प्रेशर आ गया 0441 टॉर. सो ये होता है कि जब भी एक ग्लूकोज है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो वाटर में पुट किया है, ग्लूकोज 0.15 मोल्स है और वाटर मोल्स है 5.8 मोल्स 20 सेल्सियस पे. तो यहाँ पे आपको ऐसे करना था. ये होता है, ये इक्वेशन होती है जो मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, इससे आपके पास आंसर आ जाता है. तो दैट सेड अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेक्शन भी पूरा कर लिया है. गर्ल्स का प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बॉयज़ का रहता है, कोशिश करेंगे कि वो भी कर लें. अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि समझा दूँ. If you like this video then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.